गुड मॉर्निंग सर्वोदय नमस्कार डियर बच्चों। In this class, in this session, I'm once again going to teach the student of standard 9 from the book of Beehive, chapter number 6, I think, my childhood. That is my childhood. It is not a particular story, but it is a part of autobiography that has been written by APJ Abdul Kalam. He has written a book named The Fire of Wings। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने वो वाली बुक लिखी थी फायर ऑफ विंग्स, और उसी बुक से ये आपका पर्टिकुलर सेशन, ये आपका पर्टिकुलर लेसन एज ए सिलेबस आपको आपके लेसन में दिया है। वो एक बायोग्राफी है उनका, उनके लिखे गए बुक के में से एक अंश, एक पार्ट निकाल कर एज ए लेसन आपको दिया गया, प्रोवाइड किया गया। तो लेसन को शुरू करते हैं। इससे पहले आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट द राइटर। जैसा आप जानते हैं कि माई चाइल्डहुड जो लेसन है ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा लिखा गया है, और ये नाम बहुत फैमिलियर है हम इंडियन के लिए। हमारे लीजेंड रहे हैं ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनको दूसरे नाम से बुलाया जाता है, जिनको मिसाइल मैन का उपाधि भी दिया गया है। इनका दूसरा नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जानते हैं उनके बारे में? APJ Abdul Kalam was the 11th president of India, you know, and all. He was born on October 15, 1931 in Rameswaram, Tamil Nadu. And even he served the defense research and development organization and the Indian Space Research Organization for nearly 4 decades, and he is also known as the Missile Man of India. You know already. Kalam Sahab was popular among children, and he often encouraged them with his high-power philosophy. And beside it, he was an excellent writer also, and he read him in detail in autobiography Wings of Fire। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी चर्चा किया था कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी की बुक लिखी थी, इसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। उसी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया एक छोटा सा पार्ट आपका ये लेशन। Obviously he was a true nationalist, and he died on July 27, 2015 due to cardiac arrest। 2015 में उनका देहांत हो गया। आप लोग ये भी बयान जानते हैं कि जब एक शायद आसाम में कहीं पे लेक्चर दे रहे थे, while delivering the lecture he had an attack of heart and died for that। आगे जानते हैं द थीम ऑफ द स्टोरी। द थीम ऑफ द स्टोरी इज टेलिंग एज द थीम reflect on the harmony and prejudice present in the Indian society, and this influenced them in impressed through the accounts of Kalam's childhood. In fact, we can rise in life if we have strong determination and dedication। बताया जा रहा है उनके चाइल्डहुड के बारे में। इस लेसन में उन्होंने अपना चाइल्डहुड डिस्क्रिप्शन दिया है कि एज ए चाइल्ड वो कैसा हुआ करते थे, उनका बचपना कैसे बीता और कैसे वो अपनी पढ़ाई की, वो सारा बताया है। इवन उनके इस ऑटोबायोग्राफी को हम रीडर पढ़कर मोटिवेट भी होते हैं, हमें इंस्पायर भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं हमारे देश में जिसका वो आइडियल रहे हैं और हैं भी। आगे चलते हैं लेसन के अंदर। शॉर्ट समरी बताता है दिस लेसन माई चाइल्डहुड इज एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी बुक द विंग्स ऑफ फायर that has been written by Dr. Kalam and Dr. Kalam। उन्होंने अपने इस ऑटोबायोग्राफी नामक बुक में सबसे पहले बताया था कि उनका जन्म कब हुआ। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ही वॉज बॉर्न ऑन 15th of October in 1931 in रामेश्वरम इन मद्रास, नाउ इन तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु में एक रामेश्वरम उनका छोटा सा आइलैंड है। उस छोटे से आइलैंड में कलाम साहब का जन्म हुआ था इन अ मिडिल क्लास फैमिली। ही बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड इवन हिज फादर वाज नॉट फॉर्मल एजुकेशन इवन नॉट रिच एज। उनके पिताजी जिनका नाम था जलालुद्दीन
कलाम साहब के पिता का जिक्र नाम था जलालुद्दीन। वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और ज़्यादा धनवान भी नहीं थे। दैट इज़ वाई ही कैन से दैट ही बिलोंग्स टू अ कॉमन फैमिली और अ पुअर फैमिली। उनकी माता का नाम आसियामा था। वो एक बहुत और कुशल गृहिणी थी, बहुत कुशल गृहिणी, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत जेनरस लेडी थी। इसीलिए कलाम साहब बताते हैं कि उनके फैमिली में कितने मेंबर थे ये उनको कभी पता नहीं चल पाया, बिकॉज ऑफ द जेनरस हार्ट ऑफ हर माइंड, हर मदर। उनकी माँ इतनी जेनरस थी कि वो आस-पास के लोगों को रोज़ दिन बुलाकर अपने प्योर रिचुअल किचन में लोगों को खाना खिलाती थी। बहुत सारे लोग आउटसाइडर उनके यहाँ रोज़ दिन खाना खाते थे, इसलिए उनको पता नहीं चल पाता था कि उनके फैमिली में एक्चुअल नंबर क्या है फैमिली का। इवन आफ्टर कलाम साहब इज सेइंग दैट उनके माता पिता और शिक्षकों से अत्यधिक प्रभावित हुआ करते थे। जैनुलाब्दीन उनके पिता थे, जिनको हम जलालुद्दीन के नाम से भी जानते हैं, और वो अधिक पढ़े लिखे भी नहीं थे और अधिक उदार और दयालु थे। वो धनवान भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित बचपन प्रदान की थी। उन्होंने अपनी माता से सच्चाई और दयालुता में विश्वास रखने की गुण सीखी, डिसिप्लिन सीखा अपने फैमिली वाले से, अपने पेरेंट्स से। आगे वो बताते हैं कि इट वॉज द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939, जब वो 8 साल के थे, कितने मात्र 8 साल के थे, तब हमारे इस दुनिया में, इस ग्लोब में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गई थी। गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड इमरजेंसी एंड कर्फ्यू इन ऑल ओवर द कंट्री। पूरे कंट्री में कर्फ्यू लगवा दी थी गांधी जी ने। सब लोग अपने अपने घर में कैद थे। एट दैट टाइम इन द मार्केट ऑफ रामेश्वरम देयर वॉज अ ह्यूज डिमांड ऑफ टमारिन सी, जिसको हम इमली के बीज के नाम से जानते हैं। इमली का बीज का डिमांड उस समय जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, उस समय रामेश्वर के मार्केट में इसका डिमांड बढ़ गया। तो एज ए चाइल्ड कलाम साहब अपने मोहल्ले में, जो उनका घर था, कहाँ था घर, मस्जिद गली में, रामेश्वरम की मस्जिद गली में उनका घर था, और मस्जिद के आसपास ही कहीं टमारिन का ट्री था, इमली का पेड़ था। उसी इमली के पेड़ से वो जाते थे और इमली का बीज इकट्ठा करके उसको मार्केट में बेच देते थे। एंड देन आफ्टर ही गॉट 1 आना, 1 आना पैसा उनको मिलता था। इवन वो बताते हैं कि एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड व्हेन इट वाज रनिंग इनसाइड द होल वर्ल्ड, अब जानते हैं आप लोग कि जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस ज़माने में 1939 की घटना है, और उस ज़माने में टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, रेडियो नहीं हुआ करता था। मतलब ये कि कोई न्यूज़ जानना है दुनिया का, देश दुनिया का, तो एक ही साधन था, वो था न्यूज़पेपर। और उस समय रामेश्वरम जैसे छोटे से आइलैंड पे दीनामणि नामक न्यूज़पेपर चलता था, और उस दीनामणि न्यूज़पेपर को कलाम साहब के चचेरे भाई शमसुद्दीन उस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, बेचा करते थे। और जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस समय पेपर का डिमांड बढ़ गया उस एरिया में। शमसुद्दीन अकेले परेशान होने लगे। रामेश्वरम में एक छोटा सा हॉल्ट हुआ करता था, रेलवे स्टेशन की छोटा सा हॉल्ट हुआ करता था, वहाँ भी ट्रेन नहीं रुकती थी। तब शमसुद्दीन साहब ने कलाम साहब से हेल्प मांगी, कहा तुम मुझे मेरे पेपर बांटने में मेरी मदद करो। कलाम साहब ने शमसुद्दीन साहब की मदद की पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में, और तब उनको पहला वेजेज मिला था, पहला मजदूरी 1 आना फिर से मिला था उनको, शमसुद्दीन ने दिया था उनकी हेल्प करने के लिए। और तभी कलाम साहब कहते थे इट वाज द फर्स्ट वेजेज ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन का पहला मजदूरी पेपर बांटने में उनको मिला था। आगे बताते हैं उनकी उस समय वो रामेश्वरम के एक छोटे से एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करते थे, एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करते थे। और उनके पास 3 दोस्त हुआ करता था, बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करता था। एक अब्दुल कलाम खुद हो गया, दूसरा रामानंद शास्त्री, तीसरा अरविंदन घोष, और चौथा शिव प्रकाशम। ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन इन चारों अच्छे दोस्त में मुस्लिम बस एक ही कलाम साहब थे, बाकी तीनों जो थे
वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उनमें कास्टिज्म सिस्टम की कोई बात नहीं थी, उनमें अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन जब वो अपने क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, देयर वॉज अ न्यू टीचर इनसाइड द रूम ऑफ द कलाम। एक नया टीचर वहाँ आया और उन टीचर ने ऑब्जर्व किया कि एक मुस्लिम का बच्चा, उन्होंने पहचान लिया, टीचर ने पहचान लिया, क्योंकि वो कलाम साहब एज अ मुस्लिम चाइल्ड कैप पहना करते थे और बाकी जो 3 ब्राह्मण के बच्चे थे वो उन्होंने जनेऊ पहन रखा था, थ्रेड जिसको कहते हैं, जनेऊ पहन रखा था। उस दृश्य को टीचर ने देखा और उनको ये बात हजम नहीं हुई कि एक मुसलमान का बच्चा ब्राह्मण के बच्चे के साथ बैठा हुआ है। ये बात जब उनको हजम नहीं हुई तो टीचर ने कलाम साहब को डांटते हुए बोला कि जाओ बेटा पीछे वाली बेंच पर बैठ जाओ, पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाओ। और ये ट्रीटमेंट कलाम साहब को और उनके दोस्त को एकदम बुरा लगा, बहुत नागवार गुजरा। कलाम साहब टीचर का ऑर्डर मानकर पीछे तो चले गए, लेकिन उनकी आंखें भर आई, उनके दोस्त का आंखें भर आया, एक दोस्त को दूसरे दोस्त से अलग कर देने की वजह से। उस दिन का दिन बीत गया स्कूल में। आफ्टर लिविंग द स्कूल दे गो टू देयर हाउस एंड कंप्लेंट अगेंस्ट द टीचर टू देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। छुट्टी के बाद वो अपने अपने घर चले गए और अपने रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को उन्होंने कंप्लेन कर दी टीचर्स के बारे में कि टीचर ने ऐसा ऐसा बिहेव किया। अब रामानंद शास्त्री के पिताजी जो थे वो भी एक ब्राह्मण थे और रामेश्वरम के मंदिर में वो पुजारी का काम करते थे, जिनका नाम था लक्ष्मणा शास्त्री। लक्ष्मणा शास्त्री को ये बात हजम नहीं हुई, वो गए टीचर के पास और टीचर्स को डांट फटकार लगाते हुए कहा कि एज अ टीचर यू शुड नॉट एक्सप्लॉइट और स्प्रेड दिस टाइप ऑफ पॉइजन इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चाइल्ड। उन्होंने बच्चों को टीचर को डांट लगाई कि आपको इस निर्दोष इनोसेंट बच्चों के दिमाग में इस तरह की बात को नहीं भरना चाहिए। एक जहर है, सामाजिक जहर जिसको कहते हैं, इसको नहीं भरना चाहिए। लक्ष्मणा शास्त्री ने टीचर से कहा कि आपको बच्चे से क्षमा मांगनी पड़ेगी या फिर आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। द टीचर्स हैड नो ऑप्शन बट फॉरगिवनेस। टीचर के पास ऑप्शन नहीं था, उसने बच्चों से क्षमा मांगी। वास्तविकता है, एज अ टीचर वी शुड नॉट डू दिस टाइप ऑफ सिली वर्क। कास्टिंग सिस्टम अलग है, हम टीचर हैं, हम समाज सुधारक हैं, हमारा काम है समाज को सुधारना, समाज को बांटना हमारा काम नहीं है। ये सब नेता लोग करते हैं। उनके टीचर को बाद में इस बात का एहसास हुआ, गलती का एहसास हुई। फिर आगे की घटना में वो बताते हैं कलाम साहब कि जैसे जैसे वो लोग बड़े हो गए, उनके तीनों दोस्तों का लाइफ सेटल हो गया, वही एक बच गए थे। नहीं, और सॉरी, पैराग्राफ छूट रहा है। कलाम साहब के पास एक बहुत अच्छे टीचर थे, सामाजिक टीचर जिसको कहते हैं, जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। साइंस के टीचर हुआ करते थे वो कलाम साहब थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे समाज में ये जातिवाद हो, कास्टिज्म सिस्टम हो, इस तरह के सिस्टम को वो समाज से हटाना चाहते थे। एक दिन शिवा सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने कलाम साहब को अपने घर पे मील के लिए इनवाइट किया, लंच के लिए इनवाइट किया एट द वीकेंड, सैटरडे या संडे को। कलाम साहब चले गए शिवा सुब्रमण्यम अय्यर के साहब के साथ खाना खाने। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि अय्यर साहब की जो वाइफ है वो प्योर हिंदू है, एकदम रिचुअल किचन है। और उस रिचुअल किचन में अय्यर साहब की वाइफ को ये अच्छा नहीं लगा कि एक मुसलमान का बच्चा आया और मेरे किचन में बैठकर या मेरे घर में बैठकर खाना खाया, ये उनको अच्छा नहीं लगा। इसलिए अय्यर साहब की वाइफ ने कलाम साहब को खाना नहीं दिया, खाना नहीं परोसा। तब अय्यर साहब ने खुद से अपने हाथों से अपने किचन से कलाम साहब को खाना परोसा और उसके साथ बैठकर खाना भी किया। कलाम साहब को अय्यर साहब की वाइफ का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। जब वो हाथ धोकर खाना खाकर हाथ धोकर चले जाने लगे, तब अय्यर साहब ने फिर से कलाम साहब को बोला, बेटा अगले वीकेंड में तुम फिर से हमारे घर में इनवाइटेड हो। अब कलाम साहब जब जाने लगे तो फिर से इनवाइट की बात सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हो गए। वो सोच में पड़ गए कि अभी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ
तो अय्यर साहब की जो वाइफ है उन्होंने अच्छा ट्रीट नहीं किया, अच्छा बिहेव नहीं किया और ये फिर से मेरे को बुला रहे हैं। कलाम साहब समझ गए, सॉरी अय्यर साहब समझ गए कलाम क्या सोच रहा है। अय्यर साहब ने कलाम साहब को बताया कि बेटा अगर आप सोशल बैरियर को फिनिश करना चाहते हैं तो इस तरह के एक्टिविटी, इस तरह की घटना आपके सामने आएगा ही, आपको घबराना की जरूरत नहीं। आइए फिर देखते हैं। कलाम साहब बेचारे चले गए एंड नेक्स्ट वीकेंड वंस अगेन ही केम टू अय्यर हाउस। अय्यर साहब क्या फिर से आए, तो इस बार उन्होंने बहुत चेंजिंग देखा। चेंजिंग क्या देखा? अय्यर साहब की वाइफ खुद आई, कलाम साहब को बहुत प्यार से अंदर ले गई, किचन में बैठाई, अपने हाथ से खाना परोसा और खिलाया भी। एक वीक में इतना चेंजेज आ गया था अय्यर साहब की वाइफ में। और इस तरह साइंस के जो टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर साहब, वो समाज के इस तरह के बैरियर को तोड़ने में सफल हुए। आगे कलाम साहब बताते हैं कि उनके तीनों फ्रेंड बड़े हो गए और अलग अलग बिजनेस में सेटल हो गए। अब जैसे रामानंद शास्त्री के पिता एक पुजारी थे तो रामानंद शास्त्री भी एक पुजारी बन गए। अरविंदर घोष रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर बन गया। शिव प्रकाशन एक रेस्टोरेंट चलाने लगे। अब बारी थी कलाम साहब। कलाम साहब अपना हाई स्कूल पास करने के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी फिनिश हो गया था, पूरा भारत खुल चुका था, लॉकडाउन नहीं थी। तब कलाम साहब ने अपने पिताजी से, शमसुद्दीन साहब से पूछा कि उनको हायर एजुकेशन के लिए इस शहर से बाहर किसी बड़े शहर में जाना है। तब उन्होंने अपने बच्चे को मना नहीं किया। शमसुद्दीन साहब ने कलाम साहब को वहीं जाने से नहीं रोका। उन्होंने कहा कि ऊंची शिक्षा के उद्देश्य अपने पिता से आज्ञा लेनी चाहिए ताकि वो रामेश्वरम को छोड़कर रामनाथपुरम के जिला मुख्यालय में जाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इस अवसर पर उनके पिता बोले कि मैं जानता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जाना अनिवार्य है और तुम जा सकते हो। क्या सामुद्रिक पक्षी आकाश में अकेला और बिना घोंसला के नहीं उड़ते? ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था और रिजल्ट आपके सामने है। वो इतने मेहनती थे कि वो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वो हमें भारत के 11वें राष्ट्रपति भी हुए। तो ये कहानी हमें सिखाती है कैसे कीचड़ में कमल खिलता है, कैसे एक गांव में रहने वाला एक गरीब आदमी का बच्चा जो देखने में भी सुंदर नहीं है भारत का राष्ट्रपति बनेगा, ये कोई नहीं जानता था। उनकी लगन, उनकी मेहनत ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया। इसलिए हमें हमारे लीजेंड से कुछ सीखना चाहिए और सीखकर इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आपका स्टोरी यहाँ पे फिनिश होता है। उम्मीद है कि आप लोग इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाएंगे। फिर मिलेंगे अगला लेसन लेकर अगले क्लास में। सर्वोदय नमस्कार।